तो एक तो करंट अफेयर्स में तो अभी बहुत सारी चीज़ें आपको जो बताई है उनको सेक्शन वाइज डिवाइड करके करंट अफेयर्स तैयार करना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। पॉलिटी का करंट अफेयर्स का अलग नोट्स बनाना, इकोनॉमी का करंट अफेयर्स अलग, साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स अलग। तो ऐसा करके सेक्शनल करंट अफेयर्स की तैयारी करना है आपको, ठीक है ना। सेक्शनल करने से ये फ़ायदा होता है कि आप जब स्टैटिक पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ करंट अफेयर्स को, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो जब आप नैनो टेक्नोलॉजी का नोट्स बना रहे हो या नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो तो उसके साथ उसको करंट अफेयर्स को जोड़ के, तो रिवीजन के समय में बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग सेक्टर का, इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स अलग हो जाएगा, साइंस टेक का अलग हो जाएगा, पॉलिटिक का अलग हो जाएगा, इकोनॉमी, ये चार बड़े हैं, चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी और इकोनॉमी। चार एकदम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इन चारों में ये चारों मिलकर के करंट अफेयर्स का 75% बना देंगे, चारों मिलकर के 75% करंट अफेयर्स आपका यहीं से आएगा, इन चारों से। फिर थोड़ा आपको सोसाइटी में मिलेगा, सोशल प्रॉब्लम्स में, सोसाइटी एंड सोशल प्रॉब्लम्स, समाज और सामाजिक समस्याएं, वहाँ पर थोड़ी चीज़ें जो है वो चेंज होते हुए दिखेगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी अब चेंज हो रही है। हमारी सोसाइटी में कई तरह के काल आए हैं, समय की बात रही है। मुगलों से पहले, विदेशी आक्रमणकारियों से पहले जो हमारी सोसाइटी थी, फिर विदेशी आक्रमणकारी जब आए मुगलों के रूप में, मुसलमान आक्रमणकारी, इस्लामिक आक्रमण जो हुए, तब हमारी सोसाइटी में फिर परिवर्तन आया। और जब यूरोपियन पावर्स आए तो उन्होंने हमारी सोसाइटी को फिर से बदला। तो यूरोपियन पावर्स के समय में हमारे यहाँ कानून भी बने, समाज में बहुत सारी जो कुरीतियाँ थी या बुरी आदतें थी उनके खिलाफ कानून बने, बहुत सारी चीज़ें थी। तो पॉजिटिव निगेटिव बहुत सारे इम्पैक्ट हुए हैं। तो उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म, तो उस समय में समाज में परिवर्तन बहुत आया। आज़ादी के बाद में फिर नेहरूवियन एरा जो था पूरा का पूरा, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन सोसाइटी में नहीं हुआ। उन्होंने सोसाइटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नेहरू ने अपना पूरा फोकस आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास और हमारी इकोनॉमी पे ही ध्यान दिया, और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल रहे। और इसके साथ वो चाइना और पाकिस्तान से जूझते भी रहे, तो उनको सोसाइटी पे काम करने का ज़्यादा मौका उस तरह से मिला नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया सोसाइटी के ऊपर। इंदिरा गांधी के काल में सोसाइटी में बड़े चेंजेस आए, बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन आए, बड़े परिवर्तन, जिम्मेदारी भरे और साहसिक निर्णय थे। और उसके बाद फिर बाजार ने जो है हमारे समाज को बदला, एलपीजी ने। तब नेता ने नहीं बदला, नेताओं के प्रभाव लगभग खत्म हो गए। बाद में जो प्रभाव थे वो बाजार के थे। तो अब जो बदलाव आया है वो बाजार ने बदला है। और सन 2010 के बाद जो बदला है वो सूचना क्रांति ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बदला, सूचना प्रौद्योगिकी ने बदल के रख दिया है समाज को। अब सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव है, पहले बाजार का था, एलपीजी का, और अब सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव। अब ये सूचना प्रौद्योगिकी का इसका जो प्रभाव है ये अगले 20 साल तक रहने की संभावना है।
क्योंकि जब तक लोग इससे ऊब नहीं जाएंगे, परेशान नहीं हो जाएंगे, तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं और इसके प्रभाव छूटेंगे नहीं। और अभी तो लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, फिर उनके पास, सबके पास 5G आएगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके ऊपर डिपेंड करेंगे, फिर इकोनॉमी इसी पे डिपेंड करने लग जाएगी। बैंकिंग तो अभी भी इसी पे डिपेंड करता है, एजुकेशन इसी पे डिपेंड करता है। आप बिना IT के, बिना मोबाइल के, बिना 5G के, 4G के, तो अब आप एजुकेशन इमेजिन नहीं कर पाएंगे। बाद में हेल्थ भी इसी पे आएगी, आपकी ब्लड रिपोर्ट इसी पे आएगी, आपके सारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट सब इसी पे होंगे। तो देखा जाए तो थोड़ा सा इसके ऊपर निर्भरता ख़त्म शायद कभी ना हो, मतलब ये एक आवश्यक टूल बन जाए, बल्कि ये बढ़ता ही जाएगा। तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी इसी के साथ जुड़े रहेंगे। जो भी नकारात्मक प्रभाव है IT के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी नकारात्मक प्रभाव होंगे, तो वो नकारात्मक प्रभाव जुड़े रहेंगे। तो इसलिए समाज में जो बदलाव है, अब बड़ा बदलाव जो कभी आएगा वो व्यक्तियों के माध्यम से बहुत मुश्किल है, संस्थाओं के माध्यम से, पार्टियों के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से समाज में बदलाव आना बहुत मुश्किल है। टेक्नोलॉजी ही बदलेगी, और टेक्नोलॉजी पे फिर वो वैसी दिशा धारा और वो सब उनको देना शुरू करना पड़ेगा। तो केवल कानून बनाने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि लोगों के हाथ में पहुंच गया है, और उसको छीनना और वहाँ से उनका मत बदलना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा वो वंचित वर्ग को होगा, जिसको वंचित किया जाता था, आर्थिक रूप से वंचित किया जाता था, सामाजिक रूप से किया जाता था, राजनीतिक रूप से, किसी भी कारण से उसको जो वंचित किया जाता था, सूचनाओं से जो वंचित किया जाता था, वो अब वंचित नहीं रह पाएगा। मार्केट से फ़ोन यदि खरीदने में वो सक्षम है, और अगर सूचना उस तक पहुंच गई तो फिर वो सूचना प्राप्त करके ही रहेगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आने वाले समय में प्रशासन में बहुत बड़े चैलेंज, चुनौतियां आने वाली है, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में सूचना क्रांति है। तो पहले जिन लोगों ने प्रशासन कर लिया जब सूचना क्रांति नहीं थी, तो बहुत आसान काम था, अब शिकायतें भी बहुत होती हैं। तो शिकायत सिस्टम बहुत मजबूत होगा अगले 20 सालों में। तो अगले 20-30 सालों में शिकायत सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो करप्शन पे काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी आएगी, जवाबदेही बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बहुत बढ़ेगी। तो इसलिए मैंने समाज वाला हिस्सा जो है करंट अफेयर्स में बहुत कम लेते हैं हम लोग, तो आप ये वाला हिस्सा करंट अफेयर्स में जोड़िए। 75% के अलावा जो करंट अफेयर्स है उसमें ये बता रहा हूँ मैं। उसकी चर्चा तो हम खूब करते रहते हैं, इकोनॉमी की, पॉलिटिक की, इन्वायरमेंट की, साइंस टेक्नोलॉजी की, तो हम 4 ही हिस्से को सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये अगली बात बता रहा हूँ मैं आपको, इसके नोट्स अलग से बनाइए। तो सूचना क्रांति का समाज पे प्रभाव, आइडियोलॉजी पे, विचारधारा पे प्रभाव, लोगों की विचारधारा पे प्रभाव, मीडिया का, हमको लग रहा है थोड़ा बहुत उसके साइड इफेक्ट आएंगे। दरअसल जो भारत में हम जिसे साइड इफेक्ट कह रहे हैं वो साइड इफेक्ट नहीं है, खास करके समाज के मामले में, क्योंकि वो एक स्वाभाविक सी चीज है। बस ये पहले किया नहीं गया था, ये प्रयोग पहले नहीं किया गया था, ये प्रयोग अभी किया गया। ये प्रयोग पहले नहीं किया गया कभी, ये प्रयोग अभी किया गया। जैसे किसी विद्यार्थी को ये कहा जाए कि आपके पास किताबें होनी चाहिए, आपके पास मैगजीन होना चाहिए, लिखने के लिए कॉपी होना चाहिए, आपके पास लॉन्ग कॉपी होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा सा पेन होना चाहिए, और चूंकि पढ़ते समय तमाम खर्चे होते हैं तो आपके पास एक स्कॉलरशिप होना चाहिए। तो उसको मोबिलाइज करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आप एक सामान्य सी बात कर रहे हो। भारत में डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी को ये एहसास करो कि तुम अलग हो, तो उसमें दिक्कत क्या है? अलग हो, बस बात खत्म। उसको ये बता दो कि तुम अलग हो, तो वो अलग मानने लगता है और उसका व्यवहार करने लगता है। और आप बोलते हो चूंकि आप अलग और आप मेरे जैसे हो, इसलिए मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप मुझे सपोर्ट करो, तो वो करने भी लगता है। उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ये पहले किया नहीं जा रहा था, किसी को अलग बताया नहीं जा रहा था, ये प्रयास किसी ने नहीं किया। पहली बार ये प्रयास किया जा रहा है कि उसको अलग बताया जा रहा है।
और वो अपने आप को अलग मानने भी लगा है और वो साथ भी हो लिया है कि हम सब अलग हैं, बस बात। तो यही तो हुआ है, और क्या हुआ है? अलग तो हैं, डाइवर्सिटी तो है। हिंदू मुस्लिम से अलग है ना, अलग है। पूजा पद्धति अलग है, इसलिए तो दो देश बने थे। पूजा करने का तरीका अलग है, रहन सहन अलग है, सामाजिकता अलग है। तो दो देश बनने का आधार ही यही था कि साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा अलग है। सिखों को आप कहो कि आप तो बहुत अलग है, आपका धर्म भी अलग है, हम तो मंदिर में जाते हैं, आप तो गुरुद्वारे में जाते हो, तो वो मना थोड़ी करेगा। ये सच बात है। तो जहां जहां पे भी भिन्नताएं हैं, अगर उन भिन्नताओं को यदि आप मीडिया के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर आप तेजी से प्रसारित करोगे, अब चूंकि तेजी से प्रसार का युग है, तो तेजी से प्रसारित हो। कई लोग उसको बोल रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। देखा जाए तो वो केवल इन्फॉर्मेशन है, बस उसका कॉन्टेक्स्ट बदल गया, उद्देश्य बदल गया। वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन क्यों हो जाती है? क्योंकि उस इंफॉर्मेशन के पहुंचते ही हिंसा की संभावना है। इसलिए इंफॉर्मेशन तो रॉ इंफॉर्मेशन है, उसका मोटिव गलत है ना, उद्देश्य गलत है। इंफॉर्मेशन गलत नहीं है। अगर कोई कहे कि क्या मैं गलत कह रहा हूं, नहीं, गलत तो नहीं कह रहे हो, लेकिन कहने की जरूरत क्या है? जैसे किसी आदमी का कलर काला है, मान लीजिए, वो गोरा नहीं है, और उसको आप कहो कि आप तो काले दिखते हो और आप तो काले हो, तो कोई कहे कि हमने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, गलत तो नहीं कहा, लेकिन ऐसा कहते नहीं आप, कोई नहीं कहता ऐसा। सभ्यता इसको नहीं सिखाते, शिष्टाचार जो है इसको नहीं कहते। गांधी को यही तो आपत्ति थी कि मुझे काला क्यों कहा जाए, अंग्रेजों के खिलाफ यही आपत्ति थी। इसी को ही रंगभेद नीति बोलते हैं ना हम लोग। आदिवासियों को जब यूरोप के लोग बोलते हैं कि तुम छोटे कद के हो, काले हो, निग्रो हो, हम कॉकेशाइड हैं, हम लंबे हैं, तुम्हारी नाक चपटी होती है, तुम छोटे हो, हम लोगों की नाक लंबी होती है, हम लंबे कद के हैं, हमारा रंग गोरा है, तो किसी किसी ने यह भी कह दिया कि तुम में दिमाग कम होता है क्योंकि दिमाग छोटा है, तुम्हारा सिर भी छोटा है। हम लोगों का सिर बड़ा है, हमारा दिमाग भी बड़ा है। बस इसी को तो हम लोग प्रजाति भेदभाव कहते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। आप कहोगे नहीं, बिल्कुल सही बात तो है, आप चाहे नाप लो, लैब में नाप लो, मेजरमेंट कर लो, वो कम ही निकलेगा। और आप किसी भी व्यक्ति से बोल दो कि ये गोरा है कि ये काला है, तो बता देगा ये काला है, ये गोरा है, तो उसमें गलत क्या है? ह्यूमन होने के नाते ऐसा नहीं करना है, मानव होने के नाते ऐसा नहीं करना है। अब आया ना, तो इसलिए वो कुछ गलत नहीं है। सोसाइटी वाले करंट अफेयर्स में आपको जो डायनेमिज्म दिखेगा वो पॉलिटिकल उद्देश्य से, राजनीतिक उद्देश्य से ऐसा किया जाता है, क्योंकि उस वैसा करने के बिना जो है राजनीति में प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि वो जो 4 सेक्टर हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस टेक, वहाँ पिछड़ापन है, वहाँ गुंजाइश नहीं है ग्रोथ करने की, इसलिए वो इस सोसाइटी वाले हिस्से में आता है। ये कंफर्टेबल है, इसमें बस ये बोलना है कि देखो ये, और तुम सब बोलो, बताओ ये है कि नहीं काला, तो वो सब बोलेंगे हाँ हाँ ये काला है, तो बहुत आसान है, समर्थन भी मिल गया। इसी को मेजोटेरियनिज्म कहते हैं, इसी को बोलते हैं कि मेजोरिटी जो है यही है, बहुलता, बहुसंख्यकवाद। आप बहुत संख्या में हैं तो आप उसका लाभ में रहते हैं क्योंकि आपकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन इसके नुकसान ये हैं कि आपने जिन लोगों को भी संख्या में जोड़ रखा है, अब चूंकि आपकी प्रवृत्ति ये हो गई है कि आप एलिमिनेट करते जाते हैं लोगों को, अब आपकी प्रवृत्ति एक्सक्लूड करने की हो गई है, एलिमिनेट करने की प्रवृत्ति हो गई है, तो फिर आप क्या करोगे? अगले किसी का नंबर लगाओगे, कोई दूसरा आधार लोगे और उसको एलिमिनेट करो।
क्योंकि आपकी एसिमिलेट करने की प्रवृत्ति नहीं है। आपकी टेंडेंसी क्या है? एलिमिनेट करने की है, एसिमिलेट करने की नहीं। तो आप किसी को जोड़ तो सकते नहीं, सिर्फ आप तोड़ सकते हो। तो अब आप अगला टारगेट फिर किसी दूसरे को, अभी आपने स्वार्थवश उसको साथ में लिया हुआ है क्योंकि संख्या ज्यादा दिखानी, इसलिए स्वार्थ के कारण लिखा। जब वो बहुत कमजोर हो जाएगा, वो अलग निकल के चला जाएगा और उसका नुकसान आप कर दोगे, अब वो किसी ताकत में बचेगा नहीं। तो जो बचे हुए आपके साथ ताकत में लोग हैं, उनमें से फिर आप किसी कमजोर को टारगेट करो कि तुम भी उसी की तरह हो जिसको हमने अभी अभी अलग किया है, और तुम भी लगभग वैसे ही दिखते हो, और तुम इन कारणों से अलग हो, उसके कारण अलग हो जाएंगे। डाइवर्सिटी, तुम्हारी लैंग्वेज हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, रिलीजन में भी सब रिलीजन हो सकता है, और कुछ हो सकता है। लास्ट में केवल हिंदू बच गया तो हो सकता है कि वो तुम देवी की पूजा करते हो और हम शिव जी को मानते हो और तुम विष्णु को मानते हो, वो पंगा हो सकता है। कई बार इनके पंगे आपको वहाँ शास्त्रार्थ में और जो कुंभ होते हैं उसमें संघर्ष देखने को मिलता है, तमाम अखाड़ों में। और तब इसका मतलब विवाद की कोई भी वजह हो सकती है। तो लास्ट तक जो है एलिमिनेशन ही करते रहोगे। क्यों करते रहोगे? क्योंकि आपकी प्रवृत्ति है एलिमिनेशन की। आपको जोड़ना आता नहीं है, आपको किसी को समाहित करना नहीं आता, आप इंक्लूड नहीं कर सकते। प्रवृत्ति इंक्लूड करने की होती है तो फिर बात बनती है, इसलिए टेंडेंसी इंक्लूड करने वाली होनी चाहिए। आगे ना समझो, सोसाइटी के मामले में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए डायनेमिज्म जो अभी आया है, अभी जो ये गतिशीलता अभी नहीं आई, पहले से ही है गतिशीलता। समाज गतिशील ही है और ये सब होता रहेगा। बाद में जाकर कहीं जाकर के वो रुक जाएगा, वो प्रवृत्ति रुक जाएगी क्योंकि उसको समर्थन नहीं मिलेगा। पर उस युग में जो रह रहे हैं उन लोगों को नुकसान होता है। आज एक बच्चा बोला कि सर कोविड के समय में मेरा एमएससी हो गया और मुझे पता भी नहीं चला, कॉलेज भी नहीं गया, कोई प्रैक्टिकल भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ और एमएससी हो गया। अब वो जब प्रोफेसर बनेगा मान लिया जाए, तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा? उसकी तो कुछ भी प्रैक्टिस नहीं हुई, उसने तो कुछ देखा ही नहीं। रोज सुबह 11 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, 5 बजे तक जो कॉलेज में रहता है तो कितना कुछ सीखता है। ऐसा वो 2 साल तक सीखता है, संडे को छोड़ के 2 साल तक सीखता है और फिर प्रॉपर एग्जाम होती है। और उसने तो 2 साल तक कुछ सीखा ही नहीं और प्रॉपर एग्जाम भी नहीं हुई, खाना पूर्ति भी। अब वो प्रोफेसर बन गया तो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगा? भाई वो तो कोविड वाला लॉकडाउन नहीं लगवा पाएगा ना स्कूल कॉलेज में, उसको तो पढ़ाना पड़ेगा ना, वाकई में पढ़ाना पड़ेगा। तो ये खामी हो जाती है जो उस युग में जीता है। तो जिसने भी कोविड के समय में एजुकेशन लिया है उसके साथ एक खामी है। डिग्री चाहे मिल गई लेकिन आपका अनुभव तो नहीं है। हम लोग जब प्रोफेसर बने थे तब हमको हमारे टीचर जो समझाते थे, हम जो प्रैक्टिस करते थे, वही चीज़ फिर समझाने में काम आती थी। इसको यूँ करो, इसको ऐसा करो, इसको वैसा करो, ऐसा को ऐसा करो। टीचर ऐसा आके बोलते थे, जो हमारे टीचर आके बोलते थे हम अपने बच्चों को बोलते। जहाँ जहाँ ख्याल रखने की बात करते थे वो हम भी कहते थे कि इसका ख्याल रखो। जिसके पास ये अनुभव नहीं है तो वो तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये खामी किस चीज की हो गई? ये उस युग की समस्या है जो कोविड युग में रहा, ये उसकी प्रॉब्लम। तो वो वाली प्रॉब्लम सोसाइटी के साथ भी आई, जो इस युग में जी रहा है उसके साथ ये समस्या आई। ये दिक्कत है, ये उस पीढ़ी के साथ दिक्कत है। उस पीढ़ी को गलत ज्ञान या मूल ज्ञान नहीं मिला या ज्ञान की सही परिभाषा नहीं मिली और उसको गलत सिखाया गया, तो उसके साथ उसका जीवन अंधकारमय होगा, उसको दिक्कत आई। क्योंकि वो आलोचना का पात्र बनेगा, कहीं हंसी का पात्र बनेगा, कहीं विरोध का पात्र बनेगा, कहीं पिटाई का पात्र भी बन सकता है। समय बदलने, क्योंकि वो यूनिवर्सल सिद्धांतों पे नहीं है, वो स्थानिक
सिद्धांत है, एंडेमिक प्रिंसिपल्स है, और वो कृत्रिम है और कुछ लोगों के द्वारा गढ़े गए और अवसरवादी सिद्धांत है। वो कुछ अवसर को देखते हुए चुने गए थे और खासकर वो जो अवसर थे वो राजनीतिक थे। उनका उद्देश्य सामाजिक और मनोवैज्ञानिक और वो वाला नहीं है, तो उसका नुकसान उस व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में दिखेगा। तो दो चीज, या तो वो उस ग्रुप का हिस्सा बन करके पावर को एंजॉय कर रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, या फिर वो फ्रस्ट्रेशन को प्राप्त हो जाएगा, अवसाद में चला जाएगा। या तो आप भी शोषण में और उन सब साधनों में सम्मिलित हो जाओ जो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर आप फायदे में चले जाओगे। कुछ समय तक तो रहोगे, लॉन्ग टर्म तो उसमें भी नहीं होगा, लेकिन कुछ समय तक तो फायदा होगा। लेकिन जो वो नहीं कर पाएंगे, वो ना तो पैसा मिलेगा ना कुछ, और डिप्रेशन में चले जाएंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि किताबें पढ़ने पर तो अपराध बोध होगा, सिद्धांत पढ़ने पर तो अपराध बोध होगा। तो ये डिजास्टर है पूरा सोसाइटी के साथ, सोशल डिजास्टर है, बहुत बड़ा डिजास्टर है। ठीक है ना? तो इसलिए सोसाइटी वाले करंट अफेयर्स को पकड़ के रखें। उसमें आएगा कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड सेंसस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, घरेलू हिंसा, ऐसे सारे टॉपिक आए। तो जितना भी करंट अफेयर्स में डोमेस्टिक वायलेंस से लेके परिवार, ये कुल 10 हिस्से हैं इसके, जो आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक तो पर्सनल लॉ से जुड़े हुए जितनी भी खबरें, पर्सनल लॉ, तो ऐसे खड़े में लिख लीजिए, 10 पॉइंट खड़े में लिख लीजिए। एकदम पहला पॉइंट पर्सनल लॉ, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब भी नागरिक संहिता की बात आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो 5 चीजें तो इसी में आ जाएगी पहले वाले पॉइंट में। कौन कौन सी 5 चीजें बताई थी? मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, प्रॉपर्टी का सक्सेशन, उत्तराधिकार मतलब, एडॉप्शन, बच्चे का गोद लेना, और डोनेशन वगैरह, दान, ये चीजें। फैमिली सिस्टम, तो एक तो ये आएगा सोसाइटी वाले में। दूसरा सोसाइटी में आएगा रिलीजन। तीसरा आएगा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि वो भी उसी का हिस्सा है सोसाइटी का, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। फिर आएंगे सोशल प्रॉब्लम्स, अदर प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स। छुआछूत, अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म, इस टाइप की, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे। फिर आएगी पॉवर्टी, इकोनॉमी वाला है लेकिन यहाँ सोशल प्रॉब्लम के तौर पे आएगा वो, पॉवर्टी, गरीबी। फिर आएंगे ऑर्गेनाइजेशंस, कमिटीज, एंड कम्युनिटी। और फिर आएंगी वो चीजें जो सोशल कंट्रोल का पार्ट होती हैं, सोशल कंट्रोल, जैसे कि ऑनर किलिंग, मॉब लिंचिंग, जिसमें सोसाइटी के लोग मिलकर के कुछ कर देते हैं। ऑनर किलिंग, मॉब लिंचिंग,
ये घटनाएं बहुत बढ़ेंगी सोसाइटी में, क्योंकि मोबिलाइज होना भीड़ का और फिर इस हद तक आगे बढ़ जाना। ठीक है, ये चीज़ें। तो इनसे जुड़े हुए जितनी भी खबरें हैं, जो भी, उसका नोट्स अलग बनाई। इस पे फोकस कम करते हैं लोग, लेकिन ये बढ़ेगा, ये हिस्सा बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी जो आपने देखा कि हम लोग सामाजिकता से दूर रहे थे, सोसाइटी से दूर रहे थे कोविड के समय। लॉकडाउन में देखा जाए तो सब लोग असामाजिक हो गए थे ना। तो उस समय में किस प्रकार की मानसिक समस्याएं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है असामाजिक होकर रहना, मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती है बहुत समय तक असामाजिक रहने से, अगर लोगों से मिलना जुलना ना हो तो बहुत दिक्कत आ सकती है। तो वो सब, तो मनोवैज्ञानिक समस्याएं बहुत बढ़ जाती है, बीमारियां, उसकी भी बीमारियां होती हैं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं बढ़ जाती है, पागलपन, अवसाद, डिप्रेशन के बहुत लोग शिकार हुए। वो तो इन दिनों में व्हाट्सएप भी था और तमाम चीजें थी और ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था। अगर ये सब ना होता तो क्या होता, टेलीविजन भी ना होता तो, और मोबाइल भी ना होता, यूट्यूब भी नहीं होता, और कोई कुछ भी नहीं होता, व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी नहीं, तो फिर क्या होता, कितनी भयंकर दुर्दशा होती। अभी तो ग्रुप्स बना लिए उनने और ग्रुप पे एक्टिविटी चलती रही। ठीक है, कवर्ड कैंपस थे, एक न्यूज आई थी, एक आर्टिकल आया था, कवर्ड कैंपस। तो जो कवर्ड कैंपस होते हैं जहां एक गार्ड बैठा रहता है, वैसी सोसाइटी में सब लोग मिलजुल करके। तो लॉकडाउन का असर वहां देखने को बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि वो लोग तो सब आपस में मिलजुल सकते थे, क्योंकि उनका जो मेन गेट है उस पर लॉक लगा है ना, मकान पे तो पहरा नहीं है, तो मकान तो सबके खुल जाते हैं आपस में। तो वो अपने कवर्ड कैंपस में तो वो खेल भी रहे थे, मिल भी रहे थे और एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। तो गांव वाली व्यवस्था हो गई ना, सोसाइटी कैसी हो गई, रूरल सोसाइटी। कवर्ड कैंपस रूरल सोसाइटी जैसे हम की भावना होती ना, उसमें हम की भावना, आमने सामने का संबंध है। प्राइमरी ग्रुप सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, उसको प्राइमरी ग्रुप कहते हैं, जिसमें हम की भावना होती, जिसमें तुम की भावना होती, तुम्हारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ तो ऐसा है, वो सेकेंडरी ग्रुप होता है। और जब अदर्स की बात होती है, दे जब वे की बात करते हैं, दे की बात करते हैं, उनके यहाँ वैसा है, वो रेफरेंस ग्रुप, वो तीसरा ग्रुप होता है, रेफरेंस ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप जो लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे थे कोविड के समय में, सबसे छोटा प्राइमरी ग्रुप, यानी पति पत्नी और उसका बच्चा, न्यूक्लियर फैमिली, वो सबसे छोटा प्राइमरी ग्रुप। और यदि कोई एक स्टूडेंट विदेश में पढ़ने गया और अकेला रह गया अपने कमरे में, क्योंकि पत्नी भी नहीं, बच्चा भी नहीं, तो वो सबसे छोटा प्राइमरी ग्रुप, क्योंकि उसके सिवा तो कोई है नहीं, तो सिंगल यूनिट है, तो उसके साथ सबसे ज्यादा समस्या थी। तो उसको पाटने का काम जो है वो सूचना क्रांति ने किया। तो ये सोसाइटी, सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में, एंथ्रोपोलॉजी की लैंग्वेज में, साइकोलॉजी की लैंग्वेज में आपको ये आंसर लिखना आना चाहिए इस लेवल, और उसको करंट अफेयर्स के साथ जोड़ना। अब ये आएंगी चीजें, पर तो उनके ड्रॉबैक भी हैं, उनके ड्रॉबैक भी हैं, क्योंकि जो गार्ड है वो सब जानता है कि किसका बच्चा, किसकी लड़की 9th क्लास में पढ़ती है और अकेली कब जाती है, अकेली कब रहती है, या उसके मम्मी पापा कब बाहर जाते हैं, वो अकेली घर पे कब रहती है, गार्ड को पता होता है। या फिर जो उस ग्रुप में, प्राइमरी ग्रुप में जो बदमाश व्यक्ति है, उसको पता है। तो ऐसे में वायलेंस भी बढ़ता है, क्राइम भी बढ़ता है, उसका भी नुकसान है, उसके भी ड्रॉबैक। तो इस बार मैं बिल्कुल ही अलग टाइप का करंट अफेयर्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब बड़ी बड़ी बात करें, हम छोटी यूनिट पे बात करें।
एडमिनिस्ट्रेशन में इसका भी इम्पोर्टेंस आएगा। अगर आप पुलिस में गए तो क्राइम कंट्रोल कैसे करोगे, तो ये उसका अवेयरनेस फैलाना, तो अवेयरनेस के लिए काम करती है पुलिस। प्रशासन में आप है तो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ये करना पड़ेगा। तो ये छोटे ग्रुप है, तो माइंड इस लेवल पे भी चलना चाहिए। ये आने वाला समय है, आने वाले समय में ये सब प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ेंगी। ये आपका काम होगा, मैनेजमेंट का हिस्सा ही है, सोशल मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में यही तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें तो बढ़ेंगी, अब क्राइम भी बढ़ेंगे, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो यहां से जुड़ी, ठीक है। इसमें जब आप दूसरी चीज करेंगे तो टेक्नोलॉजी को साथ कर लिया, टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी, जैसे सीसीटीवी कैमरा लग गया तो टेक्नोलॉजी आ गया। आने वाले समय में ड्रोन आएंगे तो ड्रोन से नजर रखी जाएगी, तो वो और खतरनाक हो जाएगा। ड्रोन में कैमरा लगा है, अब आपके मूवमेंट को देखा जा रहा है, तो उससे तो और बड़े क्राइम हो सकते हैं। फायदा भी होगा तो नुकसान भी है ड्रोन की वजह से। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उसके नुकसान भी बढ़ते जाएंगे। तो इसका करंट अफेयर्स तैयार करके, ये इसके आर्टिकल बढ़ गए हैं इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में इसके आर्टिकल बढ़ गए। पहले नहीं आते थे इतने ज्यादा आर्टिकल इससे रिलेटेड, अब ज्यादा आने लगे। ठीक है, चलिए। तो फिर क्या, कई लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है, फिर क्या सब कुछ ही खराब है क्या, मतलब कभी कुछ अच्छा नहीं होगा क्या, ये वाला सवाल उठता है। तो फिर आपको सॉल्यूशन देंगे विवेकानंद फिर आपको सॉल्यूशन देगा नेचुरल जस्टिस, फिर आपको सॉल्यूशन देगा रूल ऑफ लॉ। ठीक है, कुछ चीजें बेसिक्स हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा है, उनमें से एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रूल ऑफ लॉ। कानून का शासन होना चाहिए, किसी का नहीं, कानून का शासन। धर्म का होना चाहिए नहीं, धर्म का नहीं होना चाहिए, धर्म को इधर मत लाइए, कानून का होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है, संविधान दिवस भी है, तो उसका लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ। किसका शासन हो, कानून का। फिर कैसा हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर कैसा हो, वसुधैव कुटुंबकम। फिर कैसा हो, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। आप भी रहें, हम भी रहें, जियो और जीने दो। अहिंसा, नॉन वायलेंस, गांधी का नॉन वायलेंस यहाँ आ जाएगा। फिर कैसा हो, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सब तरफ ट्रांसपेरेंसी हो। देखिए, ट्रांसपेरेंसी से कभी मना नहीं किया जाएगा। आज से 100 साल पहले की स्थिति में देखो, तब भी वो ट्रांसपेरेंसी ही सॉल्यूशन था, आज भी है, और 100 साल बाद भी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, पारदर्शिता होनी चाहिए गवर्नमेंट में और प्रशासन में। तो ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनकी तरफ जितना जल्दी हम लोग जाएंगे, प्रशासन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, रिलीजन, जितना जल्दी इनकी शरण में जाएगा उतनी जल्दी स्टेबिलिटी आएगी। आगे ना, सॉल्यूशन यही है विवेकानंद के विचार, यानी कि विज्ञान भी, धर्म भी, शांति के साथ उपभोग, उपभोग भी करना, सबको सन्यासी नहीं बन जाना है, कंज्यूम तो करना है। कंज्यूमरिज्म किस टाइप का, देखा जाए तो डिसिप्लिन, अनुशासित, यानी वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे पहुंच जाएंगे वही। और नेचुरल कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल की तरफ जाओगे आप। तो ये जो बेसिक सिद्धांत हैं, ये जीवन के मूलभूत मूल्य हैं, इनकी तरफ जाना पड़ेगा। और पीसफुली कोएग्जिस्टेंस, जुड़ करके, मिल करके रहना पड़ेगा, झगड़ करके नहीं रह सकते, टूट करके नहीं रह सकते, पीसफुली कोएग्जिस्टेंट रहना पड़ेगा, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक जैसा बनाने की कोशिश नहीं करना कि ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, या ये केवल, यहाँ केवल हम ही रहेंगे, कोई दूसरा नहीं रहेगा, ये केवल हमारा है, ये सब संभव नहीं है।
अब संभव नहीं, या तो मिट जाओगे या फिर मिटा दिए जाओगे, पॉसिबल नहीं, संभावना ही नहीं उसकी, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, और वो कंज्यूमरिज्म के साथ और विज्ञान के साथ मैच ही नहीं करती, बिल्कुल मैच नहीं करती। तो इसलिए कट्टरता बिल्कुल नहीं, उदारवाद, इसलिए समाजवाद सबसे अच्छा स्वरूप है। इकोनॉमी में जाएंगे तो वहां समाजवाद, सोशलिज्म, वो सबसे बेस्ट है, कोई भूखा ना रहे, वो वाला सिद्धांत। कोविड में ये आपने देखा होगा, जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट थे और जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं थी, उन लोगों ने खाना बना बना के पहुंचाया, जो सड़क पे चल रहे थे उन लोगों तक भी पहुंचाया। सरकारों ने वो काम नहीं किया, समाज सेवी संस्थाओं ने किया कि कोई भूखा न रहे। हम तो खाना खा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का होटल तो बंद हो गए खाना खाने के, किसी की जेब में पैसा है तो भी भोजनालय खुला हुआ नहीं है, तो खाना कहाँ खाएगा वो। तो कई लोगों ने जो है वो पैकेट बनाए भोजन के और पहुंचाए, रोड पे पहुंचाए। ये वाला, यही तो है समाजवाद, इसी को कहता है समाजवाद। उसका ख्याल रखना, जो भूखा रह गया है उसका ख्याल रखना, जो पीछे छूट गया है उसको आगे लेके आना। इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा है। ये जितने भी इन सब पे निबंध आते हैं, ये सब निबंध के विषय हैं, ठीक है। तो आपका करंट अफेयर्स का ये बहुत बड़ा हिस्सा है, अधिकांश आर्टिकल इन पे लिखे जाते हैं, इन सब चीजों पे लिखे जाते हैं। आ गया ना समझ? तो ये उस सोशल वाले में आते हैं। और पेपर में जो है आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए, इसलिए तो एथिक्स वाले पेपर में गुरु नानक रखे हैं, स्वामी विवेकानंद रखे हैं, ऐसे सारे लोग रखे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में इन सब के लिए किया, इन मुद्दों पे काम किया जो मैंने आपको बताया। उन्हीं लोगों को एथिक्स वाले पेपर में रखा हुआ है। देखो आप उनके उपदेश देखो, वो यही बातें करते थे, सारे लोग यही बात करते थे, एक ही, सब लोग एक ही जगह पे पहुंचते हैं। एक भी व्यक्ति नहीं है उनमें ऐसा सिलेबस में जो ये कहता हो कि ये सिद्धांतों के अलावा उसका कोई अलग सिद्धांत हो। सबका सिद्धांत इसी पे जाके टिक जाता है। उन्हीं को हम थिंकर्स कहते हैं, यहां तक कि वेस्टर्न थिंकर्स भी। हिटलर तो आपके सिलेबस में नहीं है, थिंकर तो वो भी था। मुसोलिनी तो सिलेबस में नहीं है, तो विलेन आपके सिलेबस में नहीं है, वहां के हीरोज हैं वो आपके सिलेबस में है। उनको हम वेस्टर्न थिंकर्स कहते हैं। वो तो डिस्ट्रॉयर है ना, थिंकर्स थोड़े हैं। उन्होंने तो डिस्ट्रॉय किया था सोसाइटी को। तो इसलिए आपका एथिक्स का पेपर भी इसी से निकल करके आता। इसलिए करंट अफेयर्स का नोट्स जो है आप इसका डिफरेंट बनाइए, इससे आपका एथिक्स का पेपर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अभी की टर्म्स सब जोड़िए, टर्म्स को जोड़िए, नई नई टर्म्स लिखिए। अभी बहुत सारी टर्म्स बना रहे हैं लोग, राइटर लोग, बहुत नई नई टर्म्स आ रही हैं। टर्मिनोलॉजी बहुत विकसित हुई है इस फील्ड की, बहुत ज्यादा विकसित हुई है। खास करके बड़ी निराशाएं जब आई, जैसे कि एक बड़ी निराशा तो अभी यूक्रेन पे हमला है, एक बड़ी निराशा है अफगानिस्तान छोड़ के गए जैसे ही अमेरिकन। तो अमेरिका ने जैसे ही अफगानिस्तान छोड़ा, तुरंत तालिबान ने आकर के फिर से पुराना 20 साल पुराना वाला कानून लगा दिया, एक तरह से समाज के नियम बदल दिए कठोरता वाले। तो ये इससे बहुत बड़ी हताशा पूरी दुनिया में थिंकर्स को, आर्टिकल लिखने वालों को बहुत हताश हुए हैं। 20 साल बाद आप वहीं पहुंच गए, 20 साल तक आपने जितनी भी प्रोग्रेस की वो बेकार हो गई।
अफगानिस्तान तो 1950-60 में ज़्यादा अच्छा था, 95 में बिल्कुल ख़त्म हो गया। अफगानिस्तान 1995 में जब से तालिबान के हाथ में गया तो 1950-60 में जैसा अफगानिस्तान था वैसा बचा नहीं, उसकी हालत तो खराब हो गई, बुरी हालत में चला गया वो। तो ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टोन एज में कैसे पहुंचते हैं लोग। फिर से हम लोग पाषाण युग में पहुंच सकते हैं क्या? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। गुफाओं में रहने लायक हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। अगर आप छेड़छाड़ करोगे उसके साथ, सिस्टम के साथ, ये जो मूलभूत मूल्य बताएं आपको जीवन के, सार्वजनिक मूल्य, यूनिवर्सल ट्रुथ जो है, अगर इनके साथ छेड़छाड़ करोगे तो फिर आप गुफाओं में पहुंच जाओगे। एक दूसरे को पत्थर लेकर मार रहे हैं, उसी को तो पाषाण युग बोलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, कानून, रूल ऑफ लॉ, ये सब तो तभी बने रहते हैं जब आपकी आइडियोलॉजी इसके अकॉर्डिंग हो। पर आप जीवन जीने के सूत्र अगर दूसरे पकड़ लोगे तो फिर अफगानिस्तान हो जाएगा आपका, इराक हो जाएगा। और अफगानिस्तान के साथ एक प्रयोग हुआ कि आप 1960-70 में थे, 1995 में फिर से बुरी स्थिति में पहुंच गए, तो सन 2000 में उनके साथ कुछ परिवर्तन हुआ, तो 22 में फिर 20 साल बाद वहीं के वहीं पहुंच गए, 21 साल बाद वहीं पहुंच गए, वापस 1995 वाली स्थिति में पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रोग्रेस करके आगे बढ़ जाओ तो भी आप वापस पुरानी स्थिति में जा सकते हो, अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो। इसलिए बड़ा नाजुक मामला है ये, इसीलिए तो चिंतित होते हैं ये आर्टिकल लिखने वाले, करंट अफेयर्स वाले। वो बचाते हैं उस स्थिति में, रिवर्सिबल होने से बचाते हैं वो, कि आप कहीं रिवर्स ना हो जाओ, फिर से वहीं ना पहुंच जाओ। ये एग्जाम्पल हमारे सामने, इराक और अफगानिस्तान, दो बिल्कुल शानदार एग्जाम्पल। पर ये निराशा है, खास करके ऐसे आर्टिकल लिखने वाले तो लिख ही रहे हैं, उसके बावजूद ऐसा हो गया। और अमेरिका जैसा और बाइडेन जैसा व्यक्ति ये काम ट्रंप करता, और ट्रंप ने तो खैर घोषणा की थी कि मैं करूंगा, लेकिन बाइडेन ने तो आते ही कर ही दिया। बाइडेन से तो ये उम्मीद नहीं कर सकता ना कोई, जैसे कोई सहायता मांगने के लिए घूम रहा है और एक व्यक्ति हमेशा दान देता रहता है और वही दरवाजा बंद कर ले, तो फिर तो निराशा बहुत बढ़ेगी। तो लोग बहुत निराश हुए, ठीक है। और अगर आप मुझसे बिल्कुल बेसिक सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों, पहले तो मैंने उसका जवाब दिया कि क्या ये चलता रहेगा, ठीक है। आखिर ऐसा करता क्यों है आदमी, तो वो है क्योंकि हम लोग मूल रूप से एनिमल हैं। ह्यूमन तो हम लोग बनाए गए हैं, सोसाइटी की वजह से हम लोग ह्यूमन बने हुए हैं, मानव। वास्तव में तो क्या है, हम लोग एनिमल, और एनिमल मीन्स स्वार्थ, सेल्फिश, सेल्फिशनेस का नाम जो होता है वो है एनिमल। और जब आप दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं, मैं नहीं आप, तब आप ह्यूमन होते हो। मैंने इस बार का जो निबंध दिया था हमारे यहाँ पे, वो यही दिया था, ह्यूमैनिटी, मानवता। अब ह्यूमन तो हैं लेकिन मानवीय भी हैं क्या, ये वाला ऐसे था। आप मानव तो हैं लेकिन मानवीय हैं कि नहीं, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन, HUMANE, वो हैं कि नहीं, HUMAN तो है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है हम लोग बोलते हैं होमोसेपियंस। बस ये सवाल का जवाब जो ढूंढने लग जाएगा या इसकी स्टडी में जाएगा तो फिर वो उसका जवाब मिल जाएगा कि ये क्यों होता है। तो जब जब वो वापस ह्यूमन बनेगा, HUMANE उसके अंदर आता जाएगा सोसाइटी में, चीजें ठीक होने लग जाएंगी। वो बहुत स्वाभाविक है। जैसे मैंने बताया कि किसी ने कहा कि ये काला है या छोटा है, तो उसमें गलत का है,
वैसे ही आपके पास 4 रोटी है और आपके आसपास 2 लोग और भूखे हैं या 3 लोग और हैं, तो आप एक एक रोटी सबको दे सकते हैं। या एक व्यक्ति भूखा है तो 2 आप रख सकते हैं, 2 उसको दे सकते हैं, तो दोनों खा लेंगे। लेकिन आप वहां तर्क देने लग जाएं कि 4 है और इन 4 को मैं रख के लाया अपने घर से, ये मेरे घर पे मेरी वाइफ ने बनाया ना, ये मेरी माँ ने बना के दिया है ना टिफिन, तो ये टिफिन किसका है? आप कहोगे आपका है। ये किसकी माँ ने बना के दिया है? इस रोटी को कमा के कौन लाया? मेरा बाप लाया। तो बताओ ये किसकी है? बोला आपकी है। तो मैं खा रहा हूं ना। हाँ, तो आप ही खा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या? नहीं, गलत कुछ भी नहीं। तो अभी जो जमाना चल रहा है उसमें ये लॉजिक लग रहा है, बट यहां वो एम ए एन ई नहीं बन पाएगा। इसमें ई गायब है, आ गया ना, और कुछ भी नहीं। वो मसला जो है सारा उसी का। इसलिए हमारे यहाँ गुरुजी ने लिखा है नीचे कोटेशन, अपनी रोटी मिल बांट करके खाएं ताकि आपके सभी भाई सुखी रह सके। नीचे कोटेशन लिखा है, जाके पढ़िए। कम्युनिज्म यही तो है, साम्यवाद यही तो है, समता, इक्वेलिटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी। कितनी सिंपल सी बात है। अभी के जो लोग हैं, अभी की जो राजनीति है और अभी के जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो ऐसे तर्क कर रहे हैं और उसमें लोगों की हाँ बरवा रहे हैं और उनको भीड़ मिलती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, यू आर राइट, हम सब आपके साथ हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। कितना अच्छे विचार हैं आपके, वाकई में ये हमारा टिफिन है, वाकई में हमारी रोटी, हम किसी को नहीं देंगे और कोई सोच भी नहीं सकता इसको लेने के लिए। कमाल है, छोटी सी चीज है। हाँ, सच्चे, केवल ये इतना सा अंतर है बस। हम यहां क्यों पढ़ाने आ रहे हैं? बिना फीस के क्यों बता रहे हैं सब? तो उसके पीछे वही एम ए एन ई वाला भाव, वो भाव है उसके अंदर। उस वजह से ये क्लास, कोई बाध्यता नहीं है, कोई संगठन का विचार नहीं है ये। किसी संस्था ने प्रोग्राम नहीं बनाया कि ऐसा करना है इसलिए आपको ऐसा करना है। ये हमारा आइडिया है कि हमको ऐसा करना है। बाद में संस्था ने इसको अडॉप्ट किया कि ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, हम आपका समर्थन करते हैं और ये तो होना चाहिए। बात समझ में आई ना? अगर वैसे भाव ही ना हो, वैसे भाव अगर हमारे गुरु ने विकसित नहीं किए होते और हमने उनको पोषित नहीं किया होता, तो फिर ये विचार ही नहीं आता, इस टाइप का विचार आ ही नहीं सकता। तो फिर समाज गतिशील कैसे होगा? और दूसरे लोगों के अंदर ऐसे विचार, ऐसे बीज पड़ेंगे कैसे? वो तो वहीं रुक गया, ब्लॉक हो गया, खत्म हो गया। केवल पूजा पाठ करने से थोड़ी बात बनेगी। तो ये वाली चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि सोसाइटी वाला करंट अफेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट ये है। और फिर उसके कौन कौन सी चीजें परीक्षा में लिखने लायक है। एथिक्स के पेपर में, 3rd पेपर में सोसाइटी है, ठीक है, 2nd में है शायद, हाँ, सोशल इश्यूज। 1st पेपर में आप जीएस में आएगा, इधर फर्स्ट प्री में भी सोशल इश्यूज वाले जो आप आंसर निकालोगे वो यही आएंगे। यहाँ तक कि ऑप्शन जो है आपको साफ साफ दिखेगा, ऑप्शन बिल्कुल साफ दिखेगा, ठीक है। तो दरअसल क्या हो रहा है कि भारत में ऐसे प्रयोग हुए हैं कि सभी तरह के प्रयोग ही हुए हैं, समाज में भी और राजनीति में सभी तरह के प्रयोग हुए हैं। लेकिन एक बुराई को खत्म करने के लिए दूसरी बुराई, यानी जैसे किसी ने सिगरेट छुड़वाने के लिए उसने शराब पकड़ ली और शराब छोड़ी तो उसने मॉर्फिन लेना शुरू कर दिया। वैसा काम हुआ भारत में। एक चीज को खत्म करने के लिए उपनिवेशवाद आया तो उसने फ्यूडलिज्म को नुकसान पहुंचाया। भारत में जो सामंतवाद था उसको बहुत सारा नुकसान पहुंचा, क्योंकि वो भी पीड़ित हो गए अंग्रेजों से। और सबसे पहले तो सामंतों ने 1857 में तो सामंतों ने ही लड़ाई लड़ी थी, आम जनता तो थी नहीं 1857 में।
आम जनता में तो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई हुई है उसमें तो सबसे पहले फ्यूडल लॉर्ड्स ही थे, देखा जाए तो सारे छोटे मोटे रियासतों के राजा महाराजा जैसे लोग जो पीड़ित थे अंग्रेजों से, वो लोग, उनकी सत्ता जा रही थी, इस वजह से वो जिसकी पूंछ पे पांव रखा गया वो चिल्ला रहा था। तो फ्यूडलिज्म को, लेकिन अंग्रेजों के आने से भी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई ना। फिर प्रजातंत्र आया, डेमोक्रेसी आई, देश आजाद हुआ, तो अब सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन गरीबी समाप्त नहीं हुई, इक्वालिटी लेकर नहीं आए, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम जो कि त्यों है। कुछ चीजें सॉल्व हुई लेकिन बनी हुई है, अभी भी बनी हुई। अब तक तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था। तो भारत में बहुत एक्सपेरिमेंट हुए, तो वहां से लेकर के सोसाइटी में अभी तक, इसलिए जितने भी आर्टिकल आते हैं वो बैकग्राउंड में इन सब चीजों को देते हैं। आप आर्टिकल पढ़ोगे तो उनके बैकग्राउंड में ये सब चीजें रहती है। उसका कारण ये है क्योंकि ये जनक कौन है, उसका प्रॉब्लम का जेनेसिस हुआ कहां से, आई कहां से, आ गया ना समझ, ये है। तो आपको बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं भारत की, जब कभी, तो उसके लिए किताब बताई थी आपको राम आहूजा की, भारत की सामाजिक समस्याएं, वो पढ़िएगा। जो सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट ले रहे हैं उनके लिए तो है ही, बाकी लोगों के लिए भी भारत की सामाजिक समस्याएं। आप लोगों में से अधिकांश लोगों का मत है कि शिक्षा बहुत सारी समस्याओं का हल है, शिक्षा, ऐसा लगता है। बट वर्तमान शिक्षा भटक चुकी है, इसलिए वो उन समस्याओं का हल देने में जो है सक्षम नहीं है। फिर आप कहेंगे नहीं, मार्केट में जो मैगजीन्स हैं या बुक सेलर के पास जो बुक्स हैं, नॉवल हैं, वो शायद सॉल्यूशन दे सके। नहीं, अभी भी जितना सॉल्यूशन महादेवी वर्मा और प्रेमचंद दे सकते हैं उतने मॉडर्न राइटर नहीं दे पाते। अभी भी आप प्रेमचंद को पढ़ोगे तो वो समाज में होता हुआ वैसा कुछ दिखाई पड़ेगा आपको, अभी भी वो ज्यादा नजदीक है सोसाइटी के। हमारे मॉडर्न राइटर बहुत स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत छोटे सेक्शन के लिए लिखते हैं, बहुत ही छोटे सेक्शन के लिए लिखते हैं। इस प्रकार के राइटर ही नहीं है, इसलिए उस प्रकार की एजुकेशन और वो सब चीजें वो सॉल्यूशन देने में सक्षम ही नहीं है। मैंने जितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं सब बता दिए, और आपकी तरफ से भी काल्पनिक प्रश्न बना करके, FAQs बना करके मैंने खुद ने आंसर बना दिए, ठीक है ना, ताकि आपको ऐसा लगे कि इसमें काफी कुछ लिखा जा सकता है। इसलिए केवल एजुकेशन से नहीं होगा, केवल और केवल एजुकेशन से नहीं होगा, साथ साथ सोशल अवेयरनेस और गवर्नमेंट को बहुत चेंज होना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव होना पड़ेगा। गवर्नमेंट को चेंज होने की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव होने की जरूरत है। लैंग्वेज थोड़ी समझिएगा, और समाज को जागरूक होने की जरूरत है। 3 स्तर पे काम होगा। ठीक है, और मीडिया को पूर्वाग्रह छोड़ने पड़ेंगे। मीडिया जो है वो बायस्ड है, प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह छोड़ो तो बात बनेगी। अगर पर उनका उद्देश्य समाज सुधार और वो सब है ही नहीं, बाजारवाद आ गया वहां पे भी, तो कमाई का माध्यम है, तो वो वहां पैसा है, तो मीडिया की जिम्मेदारी तो भूल ही जाओ, क्योंकि वहां तो मार्केट घुस गया, तो उसको पैसा चाहिए, तो जो पैसा देगा उसके हिसाब से वो नाच दिखाएंगे, तो उसका उद्देश्य नहीं बचा। एक जमाने में मीडिया का उद्देश्य होता था समाज को मदद करना, जागरूकता लाने में मदद करना, वो उद्देश्य खत्म हो गया, उद्देश्य चला गया, और वही वाला चीज
पूंजीवाद, पूंजीवाद, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब ऐसे में आपको आपका विज़न कैसा होना चाहिए, तो पहले तो मैंने आपको बेसिक फैक्ट्स बता दिए वो। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपके एग्जाम्पल इंटरनेशनल होने चाहिए। देखिए 3 बड़ी चीज़ें होती है आपके आंसर में, मेंस के आंसर में 3 बड़ी चीज़ें होती है। पहला होता है कंटेंट, मूल कंटेंट होता है। दूसरा होता है फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम। फ्लो चार्ट और फ्लो डायग्राम बना करके आप उसको एक सीक्वेंस देते हैं अपने कंटेंट को, कंटेंट का प्रेजेंटेशन फ्लो बना करके। नीचे लिखी हुई बात ऊपर से कनेक्ट होती हुई होनी चाहिए और उसके नीचे लिखी हुई उसके साथ कनेक्ट होती हुई दिखनी चाहिए। यानी दोनों चीजें बीच वाली जो लिखा है आपने उस कॉलम से जुड़ी हुई होनी चाहिए, उससे गुजरती हुई होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। इसलिए उसको फ्लो बोलते हैं, फ्लो चार्ट। फ्लो का मतलब बहते हुए दिखना चाहिए। आप जो भी बात कह रहे हैं वो ऊपर वाली लाइन या ऊपर वाला जो कॉलम आपने बनाया वो बीच वाले तक पहुंचना चाहिए और बीच वाली बात ही आगे कनेक्ट होती हो। और तीसरी सबसे जबरदस्त चीज होती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपकी क्वालिटी समझ में आएगी। तो एग्जाम्पल भी 2 तरीके के होंगे, दोनों तरीके के एग्जाम्पल आपको देना है। पहला, एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक में से एग्जाम्पल लेके आओ, एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक, और एंडेमिक से लेकर के इंटरनेशनल तक, ग्लोबल तक। बिल्कुल स्थानीय उदाहरण से लेकर के वैश्विक उदाहरण। दो तरह के उदाहरण होने चाहिए। रिसेंट में जो हुआ है वो भी, और बिल्कुल एंशिएंट में से और बीच में से, मिडिवल में से, वहां से वो भी, और फिर बिल्कुल आपका स्थानीय उदाहरण यानी मध्य प्रदेश का या भारत का उदाहरण, और फिर सीधा अमेरिका का या टर्की का एग्जाम्पल सोसाइटी के हिसाब से। डिफरेंट सोसाइटीज के साथ कंपैरिजन करते हो। इसका क्या फायदा होगा? इससे आप अपने एग्जामिनर को शो कर पाएंगे कि आप पहले की बातें भी जानते हैं, वर्तमान की भी जानते हैं, आप भारत की भी जानते हैं और विश्व स्तर की भी जानते हैं। केवल उदाहरण लिख करके आप शो कर देंगे कि आपको मार्क्स क्यों मिलना चाहिए। कुछ बात समझ में आई? उसको समझ में आ जाएगा कि आपका जो ज्ञान है और आपकी जो स्टडी है वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, आपने काफी अच्छे से पढ़ाई की हुई है। कुछ समझ में आया? क्योंकि आप वहां उपस्थित तो हो नहीं, आपकी लाइब्रेरी तो उसने देखी नहीं, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है प्रभावित करने का। तो मैंने उत्तर लिखने का तरीका आपको बता दिया, और बाकी तो कंटेंट में वो जो 10 चीजें शामिल होनी चाहिए यूनिवर्सल ट्रुथ वाली, वो अलग से लिखवा दी आपको, वो कंटेंट का पार्ट हो जाएगा आपका। तो आंसर डिजाइन हुआ मेंस के हिसाब से, और लगभग यही चीज जो है आपको प्री में पूछेगा। मेंस में आपको बतानी होती, प्री में वो पूछता है ठीक है, ये इतना अंतर होता है। जो भी आपसे प्री में पूछने लायक चीजें हैं मेंस में आपको बतानी है जिम्मेदारी से। तो फिर प्री में वही चीज तैयारी की जाए जो हमें पूछी जानी चाहिए, तो इसका मतलब मेंस की तैयारी करो कि आपको लिखना क्या है तो प्री में वही तो पूछा जाएगा। कुछ बात समझ में आई ना? इसलिए प्री मेंस अलग नहीं है। क्या है तो प्री में वही पूछा जाएगा, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है और वही पूछा जाएगा और आपका जवाब सही होगा। ठीक है, ये
मैंने हमारी क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि ये फूल और धागे जो होते हैं तो उससे फूल माला बनती है। तो एक चीज़ धागा है एक तरह से और एक दूसरा फूल है। तो प्रीलिम्स को फूल बोल दो तो उसकी माला बन जाती है, मेंस में माला बन जाती है, पूरा पिरोना होता है। धागे में पिरोना जो है वो एक तरह से, फिर मैंने मजाक में कहते कि इंटरव्यू में उस माला को पहना देना टोपी पहनाने जैसे, तो वो हो गया काम, वो इंटरव्यू हो गया फाइनली। यानी वहाँ परोस ही देना है वो सब चीज़ें। तो ये है, तो बहुत सिंपल है लगने में, बातचीत में तो बहुत ऐसा लग रहा है, लेकिन अब ये आपको एक्सरसाइज में नोट्स बनाते समय ये सब करना है। तो इसलिए तो फिर क्या सोसाइटी के ऐसे नोट्स बने नहीं, साइंस टेक के भी, इन्वायरमेंट के भी, और जो आपको और बताया पॉलिटी और इन सब के भी नोट्स ऐसे ही बनेंगे। लेकिन यहाँ सोसाइटी वाला मुद्दा मैंने आपको इस तरह से बताया। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं। उस समय क्लाइमेटोलॉजी में हम लोगों ने बात की थी, आज आगे बात करते हैं। क्या बात हुई थी हमारी क्लाइमेटोलॉजी में? टेम्परेचर बताया था आपको, फैक्टर के तौर पे कहा था। हाँ, तो टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट, जलवायु में टेम्परेचर। और टेम्परेचर के आधार पर आइसोथर्म्स, समताप रेखाएं, पूरे ग्लोब पर ऐसी रेखाएं जो समान तापक्रम को मिला करके, समान सेम टेम्परेचर जहां होगा, एक जैसा टेम्परेचर, उन सबको मिला देते हैं। तो उनसे जो रेखा तैयार होती है उसको बोलते हैं समताप रेखा, आइसोथर्म्स। समताप रेखाएं जो होती हैं वो सीजनल होती हैं, खास करके जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो समताप भी। और समताप रेखाएं जो होती हैं ये सदर्न हेमीस्फीयर में एक जैसी चली जाती हैं अंटार्कटिका के ऊपर, क्योंकि ओशन है, और ओशन का जो तापमान है, तमाम ओशंस जो हैं, पानी का तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। 25-26 डिग्री के आसपास लगभग वो बना रहता है। तो सदर्न हेमीस्फीयर में जो समताप रेखाएं हैं वो सीधी सीधी पूरे कॉन्टिनेंट में लगभग घूम जाती, तो सीधी चलती। लेकिन नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में क्या है, लैंड मास ज़्यादा है। कॉन्टिनेंट का बड़ा हिस्सा कहाँ आता है, कॉन्टिनेंटल पार्ट नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में आता है। इसलिए सबसे ज़्यादा आइसोथर्म्स में परिवर्तन कहाँ देखने को मिलता है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में। ये मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें बता दी। तो टेम्परेचर, आइसोथर्म्स, और टेम्परेचर कई कारणों से प्रभावित होता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं? तो पहला तो ये हो गया ओशन और लैंड मास, पानी, और ये डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से कितनी दूरी है। कॉन्टिनेंटलिटी, इसी को हम लोग कहेंगे कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग। अंटार्कटिका में बहुत ठंडा है, ऊपर आर्कटिक वाला हिस्सा भी बहुत ठंडा है। लेटीट्यूड चेंज होंगे तो टेम्परेचर पोल्स की तरफ जाएंगे तो कम होता जाएगा, इक्वेटर पर ज़्यादा होगा। तो ये ऐसे आपको फैक्टर्स लिखना है। विंड भी, प्रेशर भी, तो ये सब जो है प्रभावित करने वाले कारक में रहते हैं। ओशन के मामले में जाएंगे, ओशनोग्राफी में, तो वहाँ और भी बात करेंगे, सैलिनिटी और वो सब। तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक घटना होती है टेम्परेचर इन्वर्जन में, उल्टा हो जाता है। जनरली ऊपर की तरफ जाते हैं तो नॉर्मल लैप्स रेट माना जाता है। नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। धरती के नज़दीक जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है। बट कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर नॉर्मल लैप्स रेट फॉलो नहीं होता,
उसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन खास करके वैलीज में ऊपर डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो ठंडी हवाएं हैं वो नीचे की तरफ आ जाती हैं और एकदम नीचे डेप्थ में, गहराई में वो ठंडा कर देते हैं, लेकिन ऊपर गर्म हवाएं बनी रहती हैं। उसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। क्योंकि वैली में, देहरादून के वहाँ पर, और आप देखेंगे या और भी जो हिमालय में जो घाटियाँ आपको दिखती है, वैलीज दिखती हैं, तो ऊपर तो काफ़ी ठंडा है, बहुत ठंडा है, लेकिन नीचे जो है वो गर्म रहता है, लेकिन वो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वही ठंडी हवाएं एकदम नीचे तलहटी में पहुंच जाती हैं। इसलिए वहाँ जो सेटलमेंट्स होते हैं, कॉलोनीज होती हैं, या रहने के लिए जो लोग अपने मकान बनाते हैं, वो स्लोप पे बनाते हैं, एकदम नीचे नहीं बनाते। वो काफ़ी ठंडा हो जाता है, फ्रीजिंग हो जाता है। ऊपर जैसी कंडीशन होती है वैसी लगभग बहुत नीचे होती है। तो ऐसा क्यों होता है? वहाँ तो गर्म होना चाहिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल अंदर है, वो स्लोप पे नीचे आता है। ठीक है। तो माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज की जब हम बात करते हैं तो वो भी उसी का एग्जाम्पल है, स्थानिक वाला। तो टेम्परेचर इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। तो जो बहुत सारी खेती होती है वो भी बीच वाले, कॉफ़ी वगैरह की खेती है, और भी जो दूसरी खेती होती है वो वहाँ होती है, स्लोप में होती है। न तो ऊपर खेती होती है, न नीचे वैली में होती है, न वहाँ मकान बने होते हैं। इसलिए जब आप मसूरी जा रहे होते हैं देहरादून से, तो आपको रास्ते भर में जो खास करके काफ़ी ज़्यादा रईस लोग होते हैं, उनके मकान ऊपर मिलते हैं, स्लोप में मिलते हैं। ठीक है। तो लबासना जाओगे तो आपको वो दिखेंगे महंगे मकान ऊपर, बिल्कुल नीचे फिर साधारण लोगों के मकान एकदम। ठीक है। वो तो खैर देहरादून तो थोड़ा मूव भी कर जाता है, तो वो एक अलग एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन और भी जगह। ठीक है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट, प्रेशर। प्रेशर में भी जैसे आइसोथर्म्स हैं, वैसे आइसोबार्स होते हैं। एक समान दाब, एक जैसा प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर का, उसको जोड़ने वाली जो लाइंस बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं समदाब रेखाएं, आइसोबार्स। इसी तरह से आइसोहेलाइन भी है, और भी दूसरी चीजें हैं। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समदाब रेखाएं। इसका भी लगभग फैक्टर्स लगभग वही हैं जो आपको टेम्परेचर में देखने में आए। तो प्रेशर, आइडियल प्रेशर आपको 1010 पास्कल में जनरली इसको हम लोग नापते हैं, उधर MB लिखते हैं। तो वो जो नापने के लिए जो यंत्र है, बैरोमीटर बोलते हैं हम लोग, थर्मामीटर उधर है, इधर बैरोमीटर है। ये जो है ना 1010 सी लेवल पर जो प्रेशर है, लगभग 1010, वो एक आइडियल प्रेशर। ठीक है। और प्रेशर को यदि आप लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ, या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब आप जाते हैं, तो आपको एक प्रकार का रेजिस्टेंस महसूस होता है। ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको? प्रेशर। क्या बोलते हैं? कौन सी टर्म है? क्या महसूस होता है? थ्रस्ट आएगा ना, दाब के अगेंस्ट। 1010 से आप 1050 की तरफ जा रहे हो, तो जो विरोध होगा उसको क्या कहते हैं? वो भी तो एक फैक्टर है। तो फैक्टर, अफेक्टिंग फैक्टर पढ़ोगे तो वो भी देखिए, मैं एग्जैक्ट नाम भूल गया उसका,
मुझे लगा आप में से कोई बताएगा, खैर कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो ये है प्रेशर वाली कहानी, प्रेशर। अब ये जब हम लोग मानसून पढ़ेंगे और जब रेनफॉल पैटर्न और वो देखेंगे, प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे, साइक्लोन की बात करेंगे, तब यही वाला पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा, प्रेशर वाला। प्रेशर और टेम्परेचर का ही खेल है पूरा क्लाइमेट में, ठीक है। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, हर जगह पर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, यही खेल। और ये दोनों एक साथ बदलते हैं, ठीक है ना। तो क्लाइमेटोलॉजी में इसी का ज्ञान। अगला है ह्यूमिडिटी, अगला इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमिडिटी। लाइफ के लिए तीनों चीजें जरूरी है। आप जानते हो कि एवरेस्ट पे ऊपर जाते हैं तो प्रेशर की बात आती है कि नहीं आती? प्रेशर की बात आती है कि प्रेशर जो है वो लो प्रेशर में चले जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो समुद्र के किनारे पे जो प्रेशर है वो एकदम वहाँ ऊपर जा कर के प्रेशर कितना कम हो जाएगा, 990, 980, 970, 950 तक चला जाएगा। तो ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वही तो एवरेस्ट पे चढ़ाई को कठिन बनाता है ना। मुश्किल चीज़ क्या है, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के क्यों जाना पड़ता है, ठीक है ना। वातावरण में दाब की कमी, ठीक है, कि ज़्यादा कम होगा, कम होगा ना। फिर क्या बात कर रहे थे हम लोग, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है आर्द्रता, हिंदी में हम लोग आर्द्रता कहते हैं, ये फिर ज़रूरी होती है। तो इस बार हमने जो गर्मी वाला, लू वाला और वो जो देखा था कि हमारे यहाँ इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी और बहुत लोगों की गर्मी की वजह से मौत भी हुई थी, तो उसके अगेंस्ट हमने ह्यूमिडिटी की भी बात की थी। केवल गर्मी बढ़ने से मृत्यु नहीं होती, उसके साथ ह्यूमिडिटी का भी बड़ा रिश्ता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तीन तरह से नापते हैं ह्यूमिडिटी को, तो उसमें से रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसलिए अलग अलग स्थान पे ह्यूमिडिटी की जो मात्रा है वो अलग अलग तरीके से मायने रखती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आप जाकर के ह्यूमिडिटी वाला डेफिनेशन लिखिए और तीनों प्रकार की ह्यूमिडिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, खास करके रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे 100 वर्ड्स लिखिए। सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता जब 100% हो जाएगी तब कंडेंसेशन हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन आ जाएगा। कंडेंसेशन की प्रोसेस के लिए 100% ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होना ज़रूरी है। जैसे ही वो 100% होगी तो फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन, भाई टेम्परेचर, प्रेशर, वही सब चीज़ें, कॉन्टिनेंटलिटी और वो सब सारी चीज़ें लगभग वही फैक्टर है ह्यूमिडिटी को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो तीन बड़ी चीज़ें हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी। लिखिए। अब थोड़ा सा क्या है कि यहाँ तो समय की कमी रहती है, मैं बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, लेकिन आपको कम समय में ही उसका उत्तर मिल जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा होमवर्क करिए। बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी को आप यूज़ करिए, यहाँ एनसीईआरटी बहुत मदद करेगी आपको। और क्लाइमेटोलॉजी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा गो चेंग लियोंग, जीसी लियोंग, स्पेशली क्लाइमेटोलॉजी के लिए ज़रूर यूज़ करें आप लोग। बाकी चीज़ें तो खैर दूसरी जगह से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी वहीं से पढ़िए। हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन है और शायद पीडीएफ भी अवेलेबल है उसके, तो आपको इंटरनेट पे फ्री में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पढ़िए। एनसीईआरटी भी है, जीसी लियोंग दोनों है। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो करंट अफेयर्स वाली चीज़ें ही हैं। मैंने कहा था क्लाइमेटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो
ये अब आइए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, रेनफॉल पे जल्दी से पढ़ लेते हैं। रेनफॉल, रेनफॉल के लिए क्लाउड्स पढ़िएगा, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। सबसे पहले बादलों के प्रकार, कितने कितने प्रकार के बादल होते हैं, कैसे कैसे बादल होते हैं। तो आपको बादलों के प्रकार जो है वो क्लाउड्स के टाइप्स जो है वो 3 तरीके से मिलेंगे। एक तो वो दिखते कैसे हैं, किसी में वो कॉटन लाइक ऐसे स्ट्रक्चर हैं, किसी में वो फेदर लाइक दिखते हैं। तो सबसे ऊपर वाले जो बादल हैं वो फेदर लाइक दिखते हैं, फिर मिडिल वाले लगभग क्लाउड लाइक जो आपके कॉटन जैसा दिखते हैं। तो उसमें अलग अलग है, ठीक है। तो उसके प्रकार जो है आपको क्यूमुलस टाइप का, निम्बस टाइप का, है ना, स्ट्रेटो, जो मिडिल कॉलम जो होता है उसमें जो है वो आल्टो। तो इसलिए आल्टो स्ट्रेटस मतलब काफ़ी नीचे, ठीक है। ऑल्टो तो ऐसे ही, निम्बस मतलब जो रेन करवाते हैं, जिनके अंदर जो थोड़े से ब्लैकिश होते हैं, ब्राउनिश और ब्लैकिश, यानी कि जिनमें एक तरह से पानी है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, या यूँ कहें कि उसमें वाटर वेपर्स ज़्यादा है। तो रेनफॉल के लिए उसमें तो क्लाउड किससे बने होते हैं, 3 चीज़ें बताई थी आपको। क्लाउड में गैस वाला पार्ट नहीं बोलेंगे, बल्कि सॉलिड और लिक्विड, डस्ट पार्टिकल है, और वाटर वेपर्स है, ठीक है। तो क्लाउड्स, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लाउड जो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जो पूरा नीचे से लेके ऊपर तक एक एनविल टॉप बनाता है और जबरदस्त बारिश होती उसकी वजह से। हाँ, क्यूमुलोनिम्बस छोटा साइक्लोन है वो, एक तरह का आपका टेम्परेट साइक्लोन जो जनरली हम लोग बोलते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जिनको हम कहते हैं, उसका छोटा रूप है क्यूमुलोनिम्बस। एनविल टॉप बनाता है ऊपर, और लाइटनिंग, थंडर जैसी चीजें आपको वहां देखने को मिलेगी, ठीक है। बट ये जो क्यूमुलोनिम्बस होगा, ये होगा बहुत लिमिटेड एरिया में ही होता है, पूरे दूर दूर तक उसकी बारिश नहीं मिलती। स्ट्रेटोनिम्बस वो जो क्लाउड्स होते हैं जिसमें पूरे दूर दूर तक, यानी कई किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक, 50-100 किलोमीटर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक आपको ऐसा लगेगा बारिश ही बारिश। आप कहीं फ़ोन करके पूछेंगे कि अच्छा उस डिस्ट्रिक्ट में भी बारिश हो रही, बोले हाँ आज यहाँ पे भी बहुत बारिश हो रही, तो वो बिल्कुल बादल अलग होता है, क्यूमुलोनिम्बस नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लाउड का टाइप्स जाकर के देखिए, बहुत मैंने हल्का सा इंटरेस्ट जगा दिया है आपका, आप जाकर के देखिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाइट के हिसाब से अलग जाएगा, बिल्कुल ही नीचे अलग, ऊपर अलग, ठीक है। और फिर उनकी आकृति के हिसाब से दिखते कैसे, कलर, और वो आकृति दिखते कैसे, शेप, साइज एंड कलर, उसके हिसाब से फिर तो 3 तरह के विभाजन है, उन दोनों को मिक्स कर देंगे तो कुल 10 तरह के क्लाउड बनते हुए दिखेंगे आपको, 10-11 तरह के, ठीक है। तो 10-11 तरह के क्लाउड्स आप पढ़ लेंगे तो फिर रेनफॉल समझ में आ जाएगा। तो रेनफॉल 3 तरह का रेनफॉल होता है। एक कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, संवहनी वर्षा जिसको कहते हैं हम लोग, कन्वेक्शनल रेनफॉल। एक ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, और तीसरा फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल, इससे पहले कुछ लोग एयर मास को समझते हैं। एयर मास, जब भी रेनफॉल को समझते हैं तब कई लोग एयर मास को साथ साथ पढ़ते हैं। जब हम ओशनोग्राफी में पढ़ते हैं तो वो वाटर मास की बात करते हैं, यहाँ पर एयर मास, वायु राशि। एयर मास का मतलब ये होता है कि बहुत लंबे 100 किलोमीटर तक होमोजेनिक कंडीशन बनी रहती है, होमोजेनेसिटी होती है, यानी एक जैसा टेम्परेचर, लगभग एक जैसा ह्यूमिडिटी, लगभग एक जैसा प्रेशर। टेम्परेचर तो एक जैसा नहीं रह सकता, हाइट के साथ टेम्परेचर तो जो है वो कम होता जाएगा, यानी वही नॉर्मल लैप्स रेट को फॉलो करता हुआ, लेकिन ऊपर भी और ऐसे लंबाई में
हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लगभग एक जैसी कंडीशन, उसको कहा जाता है एयर मास। हवा का वो कॉलम जो कई किलोमीटर तक, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर एक जैसा है और लंबे समय तक है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए है, 2 घंटे के लिए, लंबे समय तक एक जैसा है, कई दिनों तक, ठीक है, कई 100 किलोमीटर तक और कई दिनों तक वो एक जैसा है। समांगी माध्यम बोलते हैं ना, होमोजिनस मीडियम होता है। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो फिर इस तरह से तमाम प्रकार के फ्रंट बनते हैं। तो एयर मास के फ्रंट बनते हैं, कोल्ड फ्रंट, ये फ्रंट। तो कोल्ड फ्रंट तब बोलते हैं जब हम लोग कोल्ड एयर मास जो है वो स्पीड से आता है और थम के बैठा हुआ है, हॉट वार्म एयर मास, हॉट वाला। कोल्ड वाला आता है तो कोल्ड फ्रंट बनाता है। ऐसे ही मूव करता हुआ स्पीड से यदि वार्म आता है तो वार्म फ्रंट बनाता है। कई बार स्टेशनरी फ्रंट होते हैं और एक ऑक्लूडेंट फ्रंट होता है जिसमें वो दोनों एक दूसरे के अंदर कट करके मिक्स हो जाते हैं, ऑक्लूडेंट फ्रंट। तो इस तरह से 4 तरह के फ्रंट बनते हैं वाटर मास। वो चारों फ्रंट पढ़ लीजिएगा। वही चीज आपको यहाँ पर रेनफॉल में काम आएंगे। बादलों का निर्माण उसी, बादलों की टक्कर जो होगी वो उसी प्रकार के उसमें एयर मास की टक्कर से आपको दिखाई देगा। तो खास करके जो हम कन्वेक्शनल रेनफॉल की बात कर रहे हैं उसमें कन्वेक्शन होना बहुत जरूरी, हीट का ऊपर की तरफ। तो वो अपने साथ वाटर वेपर्स और वो पूरा लेके जाती है और वो रेनफॉल होता है। तो क्यूमुलोनिम्बस वाला जो एग्जांपल हम लोग बता रहे थे, कन्वेक्शनल रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल वो वाला हो रहा है जो मॉनसून में आप लोग देखते हो कि जो मॉइस्चर है उसने ओशियन से उठाया, खास करके अरब सागर में से और हमारे यहाँ इंडियन ओशन में से उसने पानी उठाया और वो जो बादल बने और वो जो लेके चला वो फिर माउंटेन के पास आकर के वहां पर वो रेनफॉल हो जाती है, क्योंकि वहां माउंटेन में ऊंचा स्थिति है तो वहां टेम्परेचर उसको वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी सपोर्ट कर देती है, 100% हो जाता है वहां, तो वो एकदम प्रेसिपिटेशन हो जाता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। बट उस रेनफॉल में जो स्लोप है जहां से वो स्टीफनेस है इधर ऊंचाई, तो वही वेस्टर्न घाट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके उस तरफ रेन शेडो एरिया तैयार होता है। वेस्टर्न घाट का जो दूसरा हिस्सा है उसमें कर्नाटक भी आएगा, उसमें महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा आएगा, ऊपर तक विदर्भा तक। तो विदर्भा से लेकर के नीचे तमिलनाडु के हिस्से तक आपको रेन शेडो एरिया मिलेगा जहां बारिश कम होती है, क्योंकि ओरोग्राफिक रेनफॉल। और फ्रंटल रेनफॉल तो अभी आपको बताया, 2 फ्रंट, वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट, दोनों जो है टकराएंगे, ऑक्लूडेंट फ्रंट बनाएंगे और वो देखा जाए तो यहीं से साइक्लोन की शुरुआत होती है। वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट जब टकराते हैं तो दोनों से ऑक्लूडेंट फ्रंट बनता है और वो फिर गर्म हवाएं बिल्कुल जब ऊपर चली जाती हैं तो वो फिर एक तरह से साइक्लोन खत्म हो जाता है। टेम्परेट साइक्लोन, जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो तो वहां से उठते हैं, वो इस तरह से नहीं होता। वहां पे भी फ्रंट तो वो तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक तरह से कन्वेक्शन करते हैं, वहां पर वाटर को ऊपर ले जाते हैं, यानी कि नीचे। हमेशा साइक्लोन शुरू होने के लिए लो प्रेशर एरिया और हाई टेम्परेचर बहुत जरूरी है, चाहे वो टेम्परेट वाला हो चाहे वहां हो, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो कोरियोलिस फोर्स को फॉलो करेगा, इसलिए वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है, कि एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न वाले में क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लियर। तो मुझे लगता है कि ये चीज जो है यहां तक हो गई। तो कल हम ओशिनोग्राफी की कुछ चीजें आपको होमवर्क के तौर पे देंगे। आज क्लाइमेटोलॉजी यहां तक जा करके इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए, शांति बात। ओम देव